हेलो हाय, दिस इज सिमरन गुप्ता। यूथ कंपटीशन टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आज हम क्वेश्चन जो है ये मुख्य सेविका का जो प्रैक्टिस सेट 6 है इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे कि प्रत्येक परिवार की जीवन शैली प्रभावित होती है। ठीक है, प्रत्येक परिवार की जीवन शैली प्रभावित होती है। अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन देखें अगर हम तो क्या है, जीवन दर्शन से, व्यवहार से, अभिवृत्ति से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप क्या देंगे? इसका आंसर आप क्या देंगे? ऑप्शन ए, जीवन दर्शन से जो होता है परिवार, प्रत्येक परिवार की जो है कि प्रत्येक परिवार की जीवन शैली जो प्रभावित होती है वो किससे? तो जीवन दर्शन से। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ओके, आइए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है कि किसी गांव में परिवार की संख्या उन परिवारों में पुरुष महिलाओं की संख्या का अनुपात यह उदाहरण है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन देखें तो निश्चित समष्टि, वास्तविक समष्टि या अनुमानिक समष्टि या कोई नहीं। ऑप्शन क्वेश्चन 2 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 2 का आंसर की बात करें तो आप क्या देंगे क्वेश्चन 2 का? तो क्वेश्चन 2 का आंसर क्या होगा? निश्चित समष्टि। ओके, आइए हम क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या है कि स्कर्वी रोग जिसके लक्षणों में मसूड़ों से खून आना शामिल है, ओके, उसे व्यवहार में डैश शामिल करके रोका जा सकता है। अगर हम बात करें ऑप्शन की कि विटामिन ए से, कोलेस्ट्रॉल से, विटामिन सी से या प्रोटीन से, तो जो मसूड़ों में जो स्कर्वी रोग की बात करें अगर हम, तो जो ये स्कर्वी रोग होता है ना, ये विटामिन सी के कमी से होता है। ठीक है, और ये मसूड़ों से संबंधित रोग जो होता है ना, ये भी क्या है, मसूड़ों में क्या होता है कि खून आना, और ये किसकी कमी से होता है? ये होता है विटामिन सी की कमी से। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन विटामिन सी। वहीं पे विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए क्या है? ये रतौंधी, अगर इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। ओके, तो अगर हम विटामिन सी, हमारा आंसर क्या होगा? ये विटामिन सी, और विटामिन सी की कमी होती है तो क्या होता है कि ये लोहे के अवशोषण को भी ये बाधा उत्पन्न करता है। तो हमारे लिए विटामिन सी बहुत जरूरी है लोहे के अवशोषण के लिए, ठीक है, घाव को भरने के लिए। ठीक है, तो हमारा आंसर ऑप्शन सी सही है। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे कि पीला बुखार या पित्त ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? ठीक है, अगर हम देखें तो मादा मच्छर, मादा एडिस मच्छर। ओके, अगर देखें तो मादा मच्छर के काटने से, नर मच्छर के काटने से, और पानी से या वायु से। तो जो पीला बुखार या पित्त ज्वर होता है ना, ये जो होता है मादा एडिस मच्छर के काटने से ये फैलता है। तो इसका आंसर आप क्या देंगे? इसका आंसर आप देंगे ऑप्शन ए। ओके, आइए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे कि ऊर्ध्वाकार गतिशीलता उस समाज का गुण होता है जो हो अर्जन आधारित, ठीक, जाति आधारित, वर्ग विहीन या जनजातीय। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप क्या देंगे? बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर आप क्या देंगे? तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है, जो क्वेश्चन नंबर 5 का आप क्या देंगे? तो ये ऑप्शन जो है बी ना, ये क्या होता है? ऊर्ध्वाकार जो होता है, जो ये ऊर्ध्वाकार होता है, ये ऑप्शन जो है अर्जन आधारित होता है। क्या होता है? ये ऊर्ध्वाकार गतिशीलता उस समाज का गुण होता है जो क्या है? अर्जन आधारित होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ओके, आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे कि सामाजिक उद्विकास और सामाजिक प्रगति के बीच किसने भेद प्रस्तुत किया है? ठीक, तो अगर ऑप्शन देखें हार्बर्ट स्पेंसर, टीबी बोटोमोर या दुर्खिम या एलटी हाबहाउस ने। तो बताइए 6 का आंसर क्या होगा? तो अगर 6 का आंसर की बात करें ना, तो जो ये एलटी हाबहाउस है, जो एलटी हाबहाउस है ना, इन्होंने ही क्या किया है कि ये सामाजिक उद्विकास और सामाजिक प्रगति के बीच का भेद प्रस्तुत किया है। ओके, तो हमारा आंसर ऑप्शन डी सही है। ओके, आइए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्या है कि मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा होता है? ठीक है, तो सक्रिय रसायन कौन सा है? तो जो मच्छर होता, अगर ऑप्शन देखें कि एलिथ्रीन,
पॉलीथीन, सल्फर, एसिटिलीन। तो जो मच्छर भगाने वाली दवाएं होती है ना, उसमें ऐसा मतलब पदार्थ मिलाया जाता है जिसकी गंध से क्या होते हैं, वो मच्छर भाग जाते हैं। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, ये एलिथ्रीन जो होता है ना, यही क्या होता है, उस मच्छर भगाने वाले दवाओं में जो है मिलाया जाता है। चलिए हमारा आंसर ऑप्शन ए सही है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, कि किस तापमान पर बैक्टीरिया की वृद्धि रुक जाती है। ठीक, 4 डिग्री सेल्सियस पे, या 6 डिग्री सेल्सियस पे, 7 डिग्री सेल्सियस पे, या 12 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसका आंसर आप क्या देंगे, इसका आंसर आप देंगे कि 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, बैक्टीरिया की वृद्धि रुक जाती है। बैक्टीरिया मरते नहीं है, बल्कि उसकी वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, आइए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। नंबर 9 क्या है, कि आकार के आधार पर परिवार होता है। ठीक है, आकार की बात कर रहा है। ठीक है, अगर ऑप्शन देखें तो 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, 4 प्रकार का, या 5 प्रकार का। तो देखिए परिवार के आकार की बात कर रहा है। ठीक, तो हम आकार के आधार पर अगर बात करें तो ये 2 प्रकार का होता है। ठीक, ये कितने प्रकार का होता है, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्राथमिक परिवार या केंद्रीय परिवार। ठीक है, एक होता है प्राथमिक या केंद्रीय परिवार, या केंद्रीय परिवार, केंद्रीय परिवार। दूसरा होता है विस्तृत, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है विस्तृत या संयुक्त परिवार। क्या होता है दूसरा, विस्तृत या संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार। ओके, और वहीं पे अगर ये 3 प्रकार करें तो ये 3 प्रकार परिवार के जो होते हैं ना, ये प्रकार हैं। ठीक है, जिसमें हम प्राथमिक परिवार बोलते हैं। ठीक है, और फिर विस्तृत परिवार और संकुचित परिवार, ये सभी क्या है, ये परिवार के प्रकार है। तो ये हमारे आकार के आधार पे बात किया है, तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, आइए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो बाल विवाह एक है, बाल विवाह क्या है, एक व्यक्तिगत समस्या है, सामाजिक समस्या है, पारिवारिक समस्या या कानूनी समस्या है। तो इसका आंसर आप क्या देंगे, तो बाल विवाह जो होता है ना, ये एक प्रकार का क्या है, सामाजिक समस्या है, न कि ये व्यक्तिगत समस्या है, न ही ये पारिवारिक समस्या है, और न ही ये कानूनी समस्या है। यह क्या है, एक प्रकार का सामाजिक समस्या है। ठीक, क्योंकि परिवार व्यक्ति से ही समाज बनता है। ठीक, व्यक्ति समूहों से मिलकर क्या होता है, समाज बनता है। और समाज का जो एक व्यक्ति, और जो होता है कि क्या होता है, एक व्यक्ति से ही समाज का निर्माण होता है। तो हमारा क्या हो गया, ये एक प्रकार का बाल विवाह क्या हो गया, एक प्रकार का सामाजिक समस्या है। तो हमारा आंसर बी क्या होगा, सही है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर में मिलावन की बात करें तो शारदा एक्ट संबंधित है। शारदा एक्ट जो है किससे संबंधित है, अगर ऑप्शन देखें विधवा विवाह, सती प्रथा, बाल विवाह या उपरोक्त सभी। तो देखिए ये जो शारदा एक्ट है ना, ये जो है बाल विवाह से संबंधित है। आप आंसर क्या देंगे, ये बाल विवाह से संबंधित है। ओके, और ये क्या है, ये जो है 1929 में शारदा हरविलास के द्वारा ये क्या हो गया था, इसको चलाया गया था उनके प्रयासों के द्वारा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बाल विवाह से संबंधित है। और कब ये हुआ, 1929 में। ओके, 1929 में इसको। ओके, आइए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, समूह विवाह और अनियंत्रित विवाह, ये सभी प्रकार है। ठीक, अगर ऑप्शन देखें तो एकल विवाह के, ठीक, प्रायोगिक विवाह के, बहु विवाह के, या समझौता विवाह के। ठीक, तो देखिए ये जो बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, समूह विवाह और अनियंत्रित विवाह, ये सभी क्या है, ये सभी हैं जो है कि बहु विवाह के हैं। ठीक है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक को तो बोलते हैं मोनोगामी। ठीक, इसको बोलते हैं, अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया, अगर ये ऑप्शन में एकल दे दिया हिंदी में, अगर इंग्लिश में पूछ लिया तो क्या बोलते हैं, इसको मोनोगामी, और इसको बोलते हैं पॉलीगैमी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बहुविवाह का, इसको अगर इंग्लिश में देखें तो पॉलीगैमी। ओके, तो हमारा आंसर सी सही है। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, कि इनमें से कौन सा सामान्यतः चूहा, पिस्सू, ठीक, से संक्रमित होता है। ठीक, अगर ऑप्शन देखें तो रोहिणी या डिप्थीरिया, कालेरा या मलेरिया या प्लेग। तो देखिए इसका आंसर आप क्या देंगे, इसका आंसर आप देंगे क्या है, प्लेग।
चूहा और पिस्सू से क्या फैलता है? चूहा और पिस्सू से जो होता है ना, ये प्लेग फैलता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर ऑप्शन डी सही है। ओके, चलिए आइए हम क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं कि निद्रालु रोग, ठीक, निद्रालु रोग जो होता है इनमें से किसके कारण होता है? ठीक, अगर हम ऑप्शन देखें, घरेलू मक्खी, मच्छर, शीशी मक्खी या सिक्ता मक्खी, तो देखिए ये जो घरेलू निद्रालु या स्लीपिंग सिकनेस जो होता है ना, ये जो होता है ये शीशी मक्खी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो ये शीशी मक्खी के द्वारा होता है। और अगर इसके जो प्रोटोजोआ की बात करें ना, ट्रिप्रेनोसोमा जो होता है ना, ट्रिप्रेनोसोमा जो होता है इसका ये एक प्रकार का प्रोटोजोआ है, ठीक है, जो क्या होता है ये शीशी मक्खी में पाया जाता है। और ये जो शीशी मक्खी होती है ना, किसी भी रोगी व्यक्ति को काटने के बाद, किसी स्वस्थ व्यक्ति को अगर काटती है तो वो भी क्या हो जाता है, उससे संक्रमित हो जाता है। और इसमें क्या होता है, जो ये स्लीपिंग सिकनेस में जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को अधिक निद्रा लगती है, बहुत ज्यादा वो सोता है और उसके साथ ही उसे फीवर भी रहता है। तो हमारा आंसर सी सही है। ऑप्शन चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 15 पे कि वह स्थिति जिसमें मासिक चक्र की अवधि 21 दिन या इससे कम रह जाती है कहलाती है। तो ऑप्शन देखें, मेनोरोजिया, एपिमेनोरिया, मेट्रोरेजिया या डिसमेनोरिया। आंसर क्या होगा? 15 का आंसर बताइए आप लोग। तो जब 15 की बात करें ना, तो 15 के आंसर क्या करेंगे आप? इसका एपिमेनोरिया कहते हैं, उसको क्या कहेंगे? एपिमेनोरिया। ओके, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 पे चलते हैं कि एक महिला की देखभाल करने के दौरान जिसका तत्कालिक गर्भपात हुआ था, नर्स को किसका आकलन करना चाहिए? ओके, तो देखिए एक महिला है, ठीक, अगर उसका गर्भपात हो गया है तो एक नर्स को जो है कि उसको क्या करना, उसकी क्या चीज पे उसका ज्यादा ध्यान देना चाहिए? तो अगर ऑप्शन देखें, रक्तस्राव की तीव्रता का, डिहाइड्रेशन का, उच्च रक्तचाप का या उप जटिलता का। तो देखिए अगर कोई महिला है और अगर उसका गर्भपात हो गया है तो उस पर क्या होता है, उसका जैसे ज्यादा से ज्यादा उस पर किस बात पर ध्यान देना चाहिए कि रक्तस्राव की तीव्रता, अगर उस महिला को अगर अधिक रक्तस्राव होता है तो उसकी जान को खतरा होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए आइए हम क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं कि केवल एक को छोड़कर निम्न में से सभी कथन गर्भावस्था में भ्रूण की मौतों के लक्षण को दर्शाते हैं। ठीक है, तो अगर ऑप्शन देखें तो गर्भावस्था के लक्षण लुप्त होना, ठीक, गर्भाशय तारीखों के लिए छोटा होना, या योनि से भूरा स्राव, या अल्ट्रासोनिक स्कैनर से भ्रूण की दिल की धड़कन को सुनना। तो देखिए ये सभी कहीं ना कहीं क्या है, इसको छोड़कर, ठीक, ये सभी कहीं ना कहीं गर्भावस्था में जो होता है ना, भ्रूण के मौत के लक्षण हो सकते हैं। लेकिन योनि से भूरा स्राव जो है ना, ये किसी प्रकार का उसका लक्षण, ये कभी भी किसी भी समय हो सकता है स्त्री को। ठीक है, तो हमारा आंसर सी क्या है? इसका सी आंसर सही होगा। आइए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो 18 पे क्या लिखा है कि पल्स पोलियो, ठीक, टीकाकरण का अभियान का पहला चरण कब शुरू किया गया था? ठीक, तो अगर ऑप्शन देखें तो दिसंबर 1994 को, या दिसंबर 1995, या जनवरी 1994, या नवंबर 1996 को। तो इसका आंसर हमारा क्या आप देंगे? इसका आंसर आप क्या देंगे? इसका आंसर देंगे क्या कि दिसंबर 1995 को। ठीक है, और ये कब हुआ था? 24 अक्टूबर को जो होता है ना, 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। क्या? 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। चलिए आइए हम ऑप्शन, अब क्वेश्चन देखें 90 का। लगाव से संबंधित बाल्बी के दृष्टिकोण के अनुसार नवजात शिशु का माता के साथ समीपता बनाए रखने के व्यवहार का कारण है। अगर ऑप्शन देखें, सीखना, अनुवांशिक, सहज प्रवृत्ति या प्रबलन। तो देखिए कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या होता है, कुछ क्रियाएं उसकी सहज प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, जैसे कि चूसना, ठीक ठीक, निगलना, चूसना, ठीक, तो वो सब सहज प्रक्रिया है किसी शिशु में, उससे बच्चों को सिखाया नहीं जाता है। उसी प्रकार अगर माँ के साथ उसका लगाव है तो वो भी एक प्रकार का क्या है, वो भी एक प्रकार का सहज प्रक्रिया है, सहज प्रवृत्ति है।
उसमें क्या करता है, माँ का वो जो है कि माँ का स्पर्श को वो पहचान जाता है। तो ये एक प्रकार की सहज प्रवृत्ति है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम 20 पे चलते हैं कि संज्ञानात्मक विकास किसके परिणाम स्वरूप विकसित होता है। ठीक, तो ऑप्शन अगर देखें आप तो क्या है, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, पारिवारिक विकास या पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी। तो देखिए इसका आंसर आप क्या देंगे, ये जो पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी है ये इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं कि वह इम्यूनोग्लोबिन जो प्लेसेंटा को पार कर सकता है और माता की प्रतिरक्षा विकसित हो रहे भ्रूण तक स्थानांतरित कर देता है। तो इसका आंसर आप क्या देंगे, अगर ऑप्शन देखें हम तो इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन एम, इम्यूनोग्लोबिन डी या इम्यूनोग्लोबिन ए। तो इसका आंसर आप क्या देंगे, ऑप्शन ए, ओके, इम्यूनोग्लोबिन जी। ओके, चलिए आइए हम क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं कि रजोनिवृत्ति के पश्चात महिलाओं में हड्डी चटकने की मुख्य वजह है। ठीक, तो क्या कारण हो सकता है। ठीक, अगर ऑप्शन देखें तो हार्मोन असंतुलन, ऑस्टियोपोरोसिस, ए तथा बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए और रजोनिवृत्ति के पश्चात जो है ना महिलाओं में अक्सर करके हार्मोन असंतुलन और ऑस्टियोपोरोसिस ये दोनों प्रक्रियाएं जो होती है ना मुख्य वजह है। महिलाओं में हड्डी चटकने का मुख्य वजह जो है ये दोनों ही क्रियाएं हैं। जैसे कि अगर महिलाओं में रजोनिवृत्ति की जो क्रिया रजोनिवृत्ति के पश्चात जो होता है, जैसे कि उसमें बहुत सारे हार्मोन्स का चेंज होता है, उतार चढ़ाव, कुछ हार्मोन्स अधिक क्रियाशील हो जाते हैं और कुछ कमजोर कम हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया में क्या हार्मोन असंतुलन हो जाता है और ऑस्टियोपोरोसिस क्या हो जाता है, इसमें हड्डियां क्या हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है और थोड़ा सा भी चोट लगने पर क्या हो जाता है, हड्डियां टूट जाती हैं। तो ये दोनों ही आंसर क्या है, ये दोनों ही ऑप्शन सही है। ये दोनों ही वजह क्या है, महिलाओं में हड्डी चटकने का मुख्य वजह ही ये दोनों है, जो कि हार्मोन्स का असंतुलन होना या ऑस्टियोपोरोसिस होना। ठीक, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम 23 पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस वर्ष महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था। किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था। अगर ऑप्शन देखें तो 2001, 2004, 2005 और 2008। तो इसका आंसर आप क्या देंगे, इसका आंसर आप देंगे ऑप्शन ए, 2001 को ही महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था। ओके, आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। ठीक, आप लोग एंजॉय करके इसको सॉल्व कर रहे होंगे और आप लोग अंत में बताइएगा कि आप लोग का कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक, चलिए आइए हम क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं कि विवाह बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है, यह कथन किसने दिया है। ठीक, विवाह जो है बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है, यह कथन किसने दिया है। अगर ऑप्शन देखें विटसाइटिड ने, लूथर ने, कूले ने या प्रभु ने, बताइए इसका आंसर आप क्या देंगे। तो इसका आंसर आप देंगे ऑप्शन, क्वेश्चन 24 का ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा, क्वेश्चन 24 का जो आंसर आप देंगे क्या देंगे, ये जो लूथर महोदय है ना इन्होंने ही ये दिया था, ये सिद्धांत कथन इन्हीं का है। ठीक, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम 25 पे चलते हैं कि मध्य युग में परिवार निष्पादित करता था। ठीक, मध्य युग में परिवार कौन कौन से कार्यों को निष्पादित करता था। अगर ऑप्शन देखें शैक्षणिक कार्य, आर्थिक कार्य, ठीक, शैक्षणिक कार्य, आर्थिक कार्य, धार्मिक कार्य, उपयुक्त में से सभी। तो देखिए मध्य युग में जो है ना परिवार ये उपयुक्त तीनों ही कार्यों को करता था। और ये मध्य युग से कहे या जन्म जन्मांतर जब व्यक्ति जन्म लेता है उसके बाद से जो उसके जो समाज में जो कार्य होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होता रहता है। तो ये कार्य क्या है, ये मध्य युग से शैक्षणिक कार्य, आर्थिक कार्य और धार्मिक कार्य ये युग युगांतर तक ये चलते आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अच्छा, चलिए आइए हम क्वेश्चन नंबर अब 26 पे चलते हैं कि भारत में मातृवंशीय परिवार पाए जाते हैं। ठीक, तो मातृवंशीय परिवार पाए जाते हैं तो अगर ऑप्शन देखें दक्षिण भारत एवं बिहार में, दक्षिण भारत एवं आसाम में, केरल एवं उत्तरी भारत में या उत्तरी भारत एवं तमिलनाडु में। तो देखिए मातृवंशीय परिवार होता है ना ये भारत में जो होता है ना, ये भारत में जो है कि ये जो है कि गारो खासी गारो जो ये जो होता है ये क्या होता है कि जो ये दक्षिण भारत का जो एक स्थान है जो कि मालवा के, ठीक है, मालवा के नायरो जाति में पाया जाता है। ये दक्षिण भारत के
मालवा तट के नायरों में, ठीक, नायरों में पाया जाता है। ये असम के क्या हो जाता है, असम के गारो खासी जातियों में, ये गारो खासी जातियों में ये क्या होता है, ये पाया जाता है, ठीक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं कि शास्त्रीय भारतीय शास्त्रों के अनुसार स्त्री धन किसे कहते हैं, ठीक। अगर ऑप्शन देखें, उसके स्वयं के विवाह के समय तथा उसके स्वयं के तथा उसके पति के परिवार में अन्य किसी अवसर पर उसे दिया गया धन व वस्तुएं, स्त्री स्वयं की आमदनी, उसके पति की आमदनी या उपरोक्त में से सभी। तो देखिए ये जो है ना ऑप्शन ए, ये इसका आंसर आप क्या देंगे, ऑप्शन ए, जो कि उसके स्वयं के विवाह के समय तथा उसके स्वयं के तथा उसके पति के परिवार में अन्य किसी अवसर पर उसे दिया गया धन जो होता है ना, वो स्त्री धन कहलाता है, ठीक, उस पर उसका अधिकार होता है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम 28 पे चलते हैं। वेस्टमार्क ने बहुपति विवाह का सबसे महत्वपूर्ण कारक किसे कहा है, ठीक है। तो अगर बहुपति विवाह की सबसे महत्वपूर्ण कारक किसे कहा है वेस्टमार्क ने, तो अगर ऑप्शन देखें तो जातिगत परंपरा, ठीक, लिंग अनुपात में असमानता, धार्मिक कारण या जनजातीय प्रथाएं। तो देखिए जो वेस्टमार्क जी ने जो है कि ये लिंग अनुपात में असमानता को ही जो है कि बहुपति विवाह का सबसे बड़ा कारण माना है। तो हमारा आंसर ऑप्शन क्या होगा, बी। चलिए आइए हम क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं कि सूची ए को सूची बी में सुमेलित कीजिए। तो दहेज निषेधाज्ञा अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम। तो अगर हम इसका मैच करें तो देखिए क्या होगा कि दहेज, पहले अगर हम इसके मैचिंग की बात करें तो दहेज निरोध अधिनियम क्या होगा, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, ठीक, दहेज निरोध अधिनियम 1961, ठीक, हिंदू विवाह हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 और घरेलू हिंसा अधिनियम क्या हो जाएगा 2005। तो हमारा आंसर ये किससे मैच खा रहा है, दहेज निरोध अधिनियम 1961, यानी ए का 4। देखिए ए का 4 आपका किस ऑप्शन में है, हमारा पहले ऑप्शन से ही मैच कर गया। वहीं पे बात करें हिंदू विवाह अधिनियम 1955, ठीक, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 और घरेलू हिंसा अधिनियम यानी 2005 अर्थात डी, ठीक। तो ये हमारा ऑप्शन बी क्या हो गया, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। चलिए आइए हम क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 30 पे कि निम्नलिखित भाषाओं में कौन सी संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन देखें, उड़िया, अवधी या संस्कृत या मणिपुरी। तो जो ये अवधी जो भाषा है ना, ये भाषा जो है ना, जो संविधान के 8वीं भाषा जो है उसमें इसको शामिल नहीं किया गया है। संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें ये अवधी भाषा है ना, इसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम 31 पे चलते हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में मनाई है सप्रवर विवाह, सगोत्र विवाह, सपिंड विवाह या उपरोक्त सभी। तो देखिए हिंदू विवाह अधिनियम में जो है ना, जो क्या है कि ये सपिंड विवाह को जो है मनाही किया गया है। इसमें क्या कहा गया है कि पिता के तरफ से 3 पिंड और माता के तरफ से भी 3 पिंड में विवाह वर्जित किया गया है। लेकिन किसी धर्म में, किसी जाति में अगर ये विवाह उसमें मान्यता है तो इस पे कोई इसको अवैध नहीं माना जाएगा, इसको क्या माना जाएगा, इसको वैध ही माना जाएगा। तो आंसर हमारा ऑप्शन पिंड विवाह। ओके, आइए हम क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं कि जनसंख्या घनत्व के सिद्धांत में कौन संबंधित है। तो जनसंख्या घनत्व के सिद्धांत का परिभाषा किसने दिया है, और ऑप्शन देखिए माल्थस, सैंडलर, स्पेंसर या दुर्खिम। तो देखिए जनसंख्या सिद्धांत जो है ना, ये किसका है, ये ऑप्शन डी दुर्खिम का है। क्या है, दुर्खिम का है। जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया है, तो जनसंख्या सिद्धांत जो है कि दुर्खिम ने दिया है। ओके, तो चलिए आइए हम क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 33 पे। परिवार कल्याण कार्यक्रम की किन सेवाओं को RCH सर्विसेज के नाम से चलाया जा रहा है। अगर ऑप्शन देखें तो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को, एड्स से बचाव संबंधी सेवाओं को, परिवार नियोजन सेवाओं को या उपरोक्त सभी को। तो इसका आंसर आप क्या देंगे, ये ऑप्शन ए
मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को जो है कि RCH सर्विसेज के नाम से चलाया जा रहा है। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। तो 34 पे क्या है कि जनजाति समुदाय आदिम कालीन धर्म को मानता है, जिसे समाजशास्त्रीय बोल चाल में डैश कहा जाता है। ठीक, टोटकावाद, जीववाद, साम्यवाद या समाजवाद। तो इसका आंसर आप क्या देंगे? इसका आंसर आप देंगे ऑप्शन ए। क्या देंगे? ऑप्शन ए देंगे, जो कि क्या है? जो कि टोटकावाद है। ठीक, जिसे हम कहते हैं टोटकावाद। ओके, तो हमारा आंसर आप क्या देंगे? इसका टोटकावाद। चलिए आइए क्वेश्चन 35 पे। निम्नांकित में कौन एक सामाजिक समस्या है? ठीक, कौन एक सामाजिक समस्या है? अगर ऑप्शन देखें तो महामारी, पागलपन, भूकंप या अप्रियता। ठीक, इसमें से कौन सा एक सामाजिक समस्या है? तो देखिए, ये महामारी, भूकंप, ये क्या है? एक प्रकार की प्राकृतिक समस्या है। वहीं पे पागलपन की बात करें तो ये एक प्रकार का व्यक्तिगत समस्या हो गया। लेकिन ये जो अप्रियता जो है ना, ये एक सामाजिक समस्या है। और ये अनुच्छेद 17 में जो है अप्रियता के अंत किया गया है, अंत की वो किया गया है। ठीक, तो अप्रियता का अंत जो है किस अनुच्छेद में है? अप्रियता का अंत अनुच्छेद 14 में जो है, अनुच्छेद 17 में जो है कि अप्रियता का अंत है। चलिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अप्रियता इसका आंसर होगा, जो कि अनुच्छेद कितने में दिया गया है? इसके अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 17। ओके, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम 36 पे चलते हैं। सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, सिगार इत्यादि के सेवन से किस प्रकार का मादक द्रव्य प्राप्त होता है? ठीक, अगर ऑप्शन देखिए, मूर्छाकारी दवाएं, निकोटीन, उपशामक औषधि, सिडेटिव या विभ्रांति मूलक औषध। तो जो सिगरेट, बीड़ी और ये तंबाकू, ये सिगार होता है ना, इसमें क्या होता है? इसमें एक प्रकार का निकोटिक पदार्थ पाया जाता है, जो कि व्यक्ति के क्या करता है? वे फेफड़े को प्रभावित करता है। ठीक, और व्यक्ति के मस्तिष्क को भी ये कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। तो हमारा आंसर आप क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए आइए हम क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं कि नशा मुक्ति केंद्र निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं प्रदान करते हैं? ठीक, तो नशा मुक्ति केंद्र कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान करते हैं? अगर ऑप्शन देखिए तो परामर्श, मेडिकल सहायता, यौगिक आसन या उपयुक्त में से सभी। तो देखिए, ये नशा मुक्ति केंद्र जो होता है ना, ये ये परामर्श भी करते हैं, ये मेडिकल सहायता भी देते हैं और यौगिक आसन भी देते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 37 का ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? 37 का ऑप्शन जो है डी सही है। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। तो 38 पे क्या है कि अगर 38 पे क्या बात करें कि मद्यपान और मादक द्रव्य व्यसन समस्याएं हैं मुख्य। जो मद्यपान और ये मादक पदार्थ और मद्यपान जो होते हैं ना, कहाँ पे अधिक इसकी समस्या है? तो झुग्गी झोपड़ियों की, नगरीय क्षेत्रों की, ग्रामीण क्षेत्रों की या जनजातियों की। तो देखिए, ये समस्याएं जो होती है ना, ये विशेष कर किसकी होती है? झुग्गी झोपड़ियों की होती है। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब 39 के देखें क्वेश्चन कि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जिसके लिए व्यक्तियों के सकारात्मक मूल्य होते हैं उन्हें कहते हैं। ठीक, वैश्वीकरण, शहरीकरण, विकास या आर्थिक समृद्धि। तो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जिसके लिए व्यक्तियों के सकारात्मक मूल्य होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं विकास। 39 का आंसर आप क्या देंगे? 39 का आंसर आप देंगे क्या? विकास। ठीक, विकास क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि निरंतर चलती रहती है। ठीक, और ये हमारा आंसर ऑप्शन सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें कि औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत कौन सा साधन नहीं आता है। ठीक, देखिए क्वेश्चन हम लोग बार बार ये रिपीट हो रहा है और हम लोग बार बार इस पे चर्चा करते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग इसका आंसर अब आसानी से दे लेंगे कि औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत कौन सा साधन नहीं आता है।
पहले तो हमने इसको दो भागों में बांटा है, ठीक, औपचारिक और अनौपचारिक, दो भागों में बांटा है, औपचारिक और अनौपचारिक, ठीक। तो औपचारिक की बात करें तो अगर हम बात करें तो जो कानून हुआ, कारावास हुआ, राज्य, ये औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत आता है, ठीक। और अगर हम वहीं पे धर्म की बात करें ना, तो धर्म क्या है, यह एक प्रकार का अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण है। क्या है, धर्म जो है एक प्रकार का जो है कि अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण है। तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। धर्म, परिवार, ठीक, ये सभी क्या है, ये अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं कि लोगों अथवा समूहों का निम्न अवस्थितियों से उच्चतर अवस्थितियों पर पहुंचना निम्न में से कौन है? अनुलंबन गतिशीलता, क्षैतिज गतिशीलता, अधोमुखी गतिशीलता या उन्नतशीलता। 41 का आंसर आप लोग क्या देंगे? तो 41 का आंसर आप लोग क्या देंगे? 41 का आंसर आप लोग क्या देंगे, बताइए, इसका आंसर आप लोग क्या देंगे, बोलिए। 41 का आंसर आप लोग देंगे क्या? उन्नतशीलता। क्या देंगे आप लोग? उन्नतशीलता। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम 42 पे चलते हैं कि माहवारी का स्थायी रूप से बंद होना क्या कहलाता है? अमीनेरिया, मेनोपॉज, गोमेनोरिया या हाइपोमिनोरिया, क्या कहलाता है? ये जो होता है ना, ये मेनोपॉज कहलाता है। ये कब होता है? जब कोई स्त्री 40 के बाद अर्थात 45 के बाद वो अगर उसके जो होता है ना, ये स्थिति देखने को मिलता है। 45 के बाद जो होता है ये मेनोपॉज की स्थिति देखने को मिलता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम 43 पे चलते हैं कि देर वयस्कता के दौरान घटते सामाजिक संपर्क के दो प्रमुख दृष्टिकोण क्या है? ठीक, डिसएंगेजमेंट सिद्धांत या टेलीओलॉजी सिद्धांत या एक्टिविटी सिद्धांत या सोशियो बायोलॉजिकल सिद्धांत। ठीक, इसका आंसर आप क्या देंगे? तो डिसएंगेजमेंट और सिद्धांत और एक्टिविटी सिद्धांत। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ये और ये। ठीक, 43 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ओके, चलिए आइए अब हम क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 44 पे। तो 44 पे क्या है कि पेक्टिन पाया जाता है। अगर पेक्टिन पाया जाता है, अगर ऑप्शन देखें तो केले में, अमरूद में, गेहूं में या अंडे में। तो पेक्टिन किसमें पाया जाता है? पेक्टिन पाया जाता है अमरूद में। किसमें? अमरूद में। ठीक, केले में कार्बोज की मात्रा अधिक होती है और गेहूं में ग्लूटीन होता है। ठीक, चलिए आइए हम क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। दही का खट्टापन किस जीवाणु के कारण होता है? अगर ऑप्शन देखें लैक्टोबैसिलस से, लैक्टोज से, फ्रक्टोज से या किण्वन से। तो जो लैक्टोबैसिलस ऑप्शन में आप क्या है इसका आंसर देंगे? लैक्टोबैसिलस से जो होता है ना, ये दही के खट्टेपन का कारण होता है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 46 है कि गेहूं का चोकर उसकी किस स्तर में होता है? ये हमारे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कि एपिडर्मिस, एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो या पेरिकार्प। जो गेहूं का चोकर होता है ना, ये पेरिकार्प क्या होता है? ये क्या होता है? ये पेरिकार्प जो होता है ना, पेरिकार्प में जो है कि ये देखने को मिलता है। ये किस स्तर में होता है? गेहूं के चोकर जो होता है ये गेहूं के किस परत में होता है? पेरिकार्प में होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं कि फसाई का पूरा नाम क्या है? फूड स्टैंडर्ड एंड सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया या फूड स्टैंडर्ड सोसाइटी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 47 का आंसर क्या देंगे आप? तो 47 का आंसर आप क्या देंगे? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका आंसर आप क्या देंगे? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए, निम्न में से कौन से खाद्य में क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म विषाक्तता पैदा होने की संभावना हो सकती है? कम अम्लीय खाद्य पदार्थ, अधिक अम्लीय डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ या बेकरी खाद्य पदार्थ या में से कोई नहीं। तो जो खाद्य पदार्थ जो होता है ना, इसका आंसर आप क्या देंगे?
कि जो खाद्य पदार्थ कम अम्लीय होते हैं, ठीक ना, कम अम्लीय खाद्य पदार्थ जो कि जो डिब्बा बंद होते हैं उसमें जो होता है, क्या होता है कि क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिन विषाक्तता पैदा होने की संभावना अधिक होती है। तो आंसर क्या देंगे आप? ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पे कि किशोरावस्था एक अवधि है अत्यधिक संवेदनशीलता का, सामाजिक उत्तरदायित्व का, निर्धनता का, सामाजिक निर्धारण का, या सामाजिक अलगाव का, या परावलन का। तो जो किशोरावस्था होता है ना, ये अत्यधिक संवेदनशीलता का अवस्था होता है। क्या होता है? ये अधिक संवेदनशीलता का अवस्था होता है। और इसमें क्या, ये किशोरावस्था कोई संघर्ष और तूफान का काल भी कहा जाता है। ठीक, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे बात करते हैं कि शिशुओं की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है 70 से 80, 90 से 100, 100 से 120, 120 से 150। तो जो शिशु होते हैं ना, उनकी नाड़ी गति जो होती है प्रति मिनट 120 से 150 होता है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए आइए हम क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पे क्या है कि शैशवावस्था का सबसे महत्वपूर्ण समायोजन है। जब बच्चा जो जन्म लेता है ना, उस समय बहुत सारी उसे समस्याएं उसके सामने आती हैं। जैसे अगर ऑप्शन देखें कि तापमान में परिवर्तन, श्वास लेना, चूसना व निगलना, या उपरोक्त सभी, तो आप इसका आंसर क्या देंगे? समझ गए होंगे आप इसका आंसर क्या, कि उपरोक्त सभी। ये सभी जो होते हैं ना, शैशवावस्था में बच्चों को समस्याएं उत्पन्न करती हैं, जैसे कि तापमान में परिवर्तन, श्वास लेना, चूसना व निगलना, ये उपरोक्त सभी। ये हमारा आंसर क्या है? ये डी ही सही होगा। क्या? ये उपरोक्त सभी समस्याएं जो होता है ना, शैशवावस्था में बच्चों को सामना करना पड़ता है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें कि मानव विकास होता है, क्रमिक होता है, निरंतर होता है, वैयक्तिक होता है, या उपरोक्त सभी? बताइए 52 का आंसर क्या होगा? तो जो एक मानव विकास होता है ना, मानव विकास क्या होता है? ये क्रमिक होता है। 52 का आंसर आप क्या देंगे? 52 का आप आंसर देंगे मानव विकास जो होता है क्रमिक होता है, निरंतर होता है, वैयक्तिक होता है। ठीक, ये हमारा आंसर, इसका ऑप्शन क्या देंगे आप? क्रमिक, निरंतर और वैयक्तिक, उपयुक्त सभी होते हैं। ठीक, 52 का आंसर आप क्या देंगे? 52 का आंसर आप देंगे उपरोक्त सभी। चलिए आइए हम क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं कि 53 में क्या है कि परिपक्वता के दौरान फाइलोजेनेटिक फंक्शन कार्य का उदाहरण हो सकता है उठना और चलना, तैरना और गेंद फेंकना, साइकिल चलाना, या लिखना। तो इसका आंसर आप क्या देंगे? ऑप्शन ए, बैठना और चलना। ओके, चलिए आइए हम क्वेश्चन नंबर अब 54 पे चलते हैं। निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में किसमें कोलेस्ट्रॉल है? हरी पत्तेदार सब्जियां, चावल, अंडे, या मूंगफली? इसका आंसर आप क्या देंगे? बताइए। तो इसके आंसर आप देंगे क्या? अंडा। क्या होगा? अंडे में अधिक कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। ठीक, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं हम कि लाइसिन पाया जाता है, अगर ऑप्शन देखें, दूध में, दाल में, दलिया में, या चावल में। तो लाइसिन क्या है? लाइसिन एक प्रकार का अमीनो अम्ल है जो कि किसमें पाया जाता है? दाल में पाया जाता है। ओके, तो दाल में एक प्रकार का अमीनो अम्ल जो कि लाइसिन होता है, जो किसमें पाया जाता है? जो पाया जाता है दाल में। चलिए आइए हमारा आंसर बी होगा। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं कि टमाटर की सॉस में प्रयुक्त किया जाने वाला परिलक्षित पदार्थ है एसिटिक अम्ल, सोडियम बेंजोएट, सोडियम क्लोराइड, या चीनी। 56 का क्या देंगे आप आंसर? बताइए 56 का आंसर आप क्या देंगे? अगर 56 के आंसर की बात करें तो आप इसमें आंसर क्या देंगे? बताइए, इसका आंसर आप क्या देंगे? तो जो टमाटर की सॉस होती है ना, उसमें मिलाया जाता है परिलक्षित के रूप में, क्या मिलाएंगे आप? तो सोडियम बेंजोएट मिलाएंगे। ठीक, तो आंसर इसका क्या देंगे आप? ऑप्शन बी। चलिए आइए बात करते हैं कि अंगूर, संतरा, अनानास आदि से बनाए गए स्नैक्स में डालकर परिरक्षित किया जाता है। क्या डालते हैं उसको परिरक्षित करने के लिए? अगर ऑप्शन देखें, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, ग्लेशियम एसिटिक अम्ल, या सिरका, या सोडियम क्लोराइड। तो इसका आंसर आप क्या देंगे? ऑप्शन ए। क्या देंगे आप? ऑप्शन ए देंगे, जो क्या है
कि पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। क्या देंगे आप? ऑप्शन ए पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 58 पे चलते हैं कि वृद्धावस्था में होने वाली समस्या, सामान्य परेशानी जो आंख से संबंधित है, क्या है? तो देखिए ऑप्शन अगर देखें, कब्ज, पोलियो, स्प्रू या कर्क रोग। तो देखिए वृद्धावस्था में क्या होता है ना, उपापचय की क्रियाएं थोड़ा कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो वृद्ध लोग होते हैं उनको जो है कि डाइजेशन करने में जो होता है कि दिक्कत होती है, और इसकी वजह से उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये क्या है, उस अवस्था में क्या होता है, उनको कब्ज की समस्या को जो होता है कि सामना करना पड़ता है। हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। चलते हैं 59 पे। 1 से 3 वर्ष तथा 4 से 6 वर्ष के बालक के लिए आईसीएमआर द्वारा कितनी कैलोरी ऊर्जा दैनिक निर्धारित की गई है? अगर ऑप्शन देखें क्रमशः 1200 से 1500, 200 से 500, क्रमशः 2000 से 2200 कैलोरी या 3000 से 3200 कैलोरी। तो इसका आंसर आप क्या देंगे? 1200 से 1500 कैलोरी इसका आंसर आप देंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं कि निम्न में से कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में शामिल नहीं है? ज्ञानात्मक पक्ष बोल रहा है। ठीक, तो ऑप्शन देखिए ज्ञान, बोध, अभिवृत्ति या मूल्यांकन। तो देखिए ये ज्ञान हुआ, बोध हुआ और मूल्यांकन, ये कहीं ना कहीं हम इसमें क्या करते हैं, हमारे ज्ञान से संबंधित है। वहीं पे अगर अभिवृत्ति की बात करें तो ये ज्ञान से संबंधित नहीं है। ठीक, तो आंसर आप इसका क्या देंगे? ऑप्शन सी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं कि वृद्धि के क्रिस्टलाइज्ड बनाम फ्लूइड सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो ऑप्शन देखें गिलफोर्ड के द्वारा, थॉर्स्टन के द्वारा, रेमंड बी कैटल के द्वारा या स्पीयरमैन के द्वारा। बताइए किसके द्वारा दिया गया है क्रिस्टलाइज्ड सिद्धांत या फ्लूइड सिद्धांत? तो देखिए जो ये कैटल है ना, आप आंसर क्या देंगे? कैटल के द्वारा, जो कि वृद्धि का जो है ना क्रिस्टलाइज्ड सिद्धांत जो है कैटल के द्वारा दिया गया है। वहीं पे अगर गिलफोर्ड की बात करें ना तो गिलफोर्ड ने त्रिविमीय सिद्धांत दिया है। इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने त्रिविमीय सिद्धांत का विमीय सिद्धांत दिया है। ठीक, थॉर्स्टन की बात करें तो इन्होंने समूह कारक सिद्धांत दिया है। स्पीयरमैन ने क्या दिया है? इन्होंने द्विकारक सिद्धांत दिया है। इन्होंने क्या किया है? द्विकारक सिद्धांत दिया है। तो हमारा रेमंड बी कैटल आंसर सही होगा। ठीक, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम 62 पे चलते हैं। 62 पे क्या हुआ है, दिया है कि 62 पे जो है कि भाषा के अध्ययन में क्या है? भाषा के अध्ययन में सतह, सरफेस संरचना, स्ट्रक्चर तथा गहरी संरचना, स्ट्रक्चर शब्दों को किसके साथ संबंधित किया जाता है? ठीक, भाषा की विकास की बात कर रहा है, और जहां तक हमको लगता है कि इसका आंसर भी आप लोग को पता होगा और आप लोग इसका आंसर अच्छे से दे सकते हैं। अगर ऑप्शन देखिए अल्बर्ट बंडूरा, नाम चोम्स्की, जेन एलियट या बी.एफ. स्किनर। तो देखिए ये जो चोम्स्की है ना, इन्होंने जो है कि भाषा का सिद्धांत दिया है, इन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक, हमारा आंसर ऑप्शन बी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 63 पे। शिशु विकास यह अध्ययन का वह क्षेत्र है जो मानव वर्धन और विकास के सभी पहलुओं को समझने में समर्पित किया गया है। यह परिभाषा किसने दी है? ठीक, शिशु विकास की बात कर रहा है। 63 का आंसर आप क्या देंगे बताइए? ठीक, 63 की अगर बात करेंगे तो आप क्या देंगे? तो जो शिशु विकास का ये अध्ययन जो है ना, ये किन्होंने दिया है? ये हरलॉक ने दिया है। किसने? हरलॉक ने। अब आइए क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं कि बाल मृत्यु का कारण है अधिक संतानें, पोषण में कमी, गर्भावस्था में असावधानी या उपयुक्त में से सभी। तो देखिए ये क्या होगा? ऑप्शन डी जो है इसका सही होगा। उपयुक्त सभी जो है कि ये बाल मृत्यु के कारण है। जैसे कि अगर किसी में परिवार में एक से अधिक संतानें हैं तो क्या करते हैं, माता पिता सब संतानों का अच्छे से केयर न कर पाने की वजह से भी होता है। वहीं पे अगर अधिक बच्चे हैं तो भी पोषण क्या करते हैं, सभी को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता है। और गर्भावस्था में असावधानी, माता के द्वारा अगर गर्भावस्था में असावधानी बरती गई है तो उसका भी नतीजा क्या होता है? शिशु मृत्यु का कारण होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए चलते हैं हम 65 पे। तो 65 में क्या है कि पीईएम बच्चों के बीच कुपोषण का सबसे व्यापक रूप में प्रचलित है।
पीएम का अर्थ क्या होता है? अगर ऑप्शन देखें, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, फिजिकल एनर्जी माल न्यूट्रिशन, या प्रोलैक्टिन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, या पुअर एनर्जी माल न्यूट्रिशन। इसका आंसर आप क्या देंगे? इसका आंसर आप लोग समझ गए होंगे और इसका आंसर आप लोग क्या देंगे? ऑप्शन ए। ओके, चलिए आइए हम क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं कि घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की उपयुक्त विधि है। घरेलू स्तर पे क्या किया जाता है? जल को शुद्ध करने की विधि क्या है? तो उबालना, आचमन या अवक्षेपण या क्लोरीनीकरण। तो जो घरेलू स्तर पे जो होता है ना जल को शुद्ध करने के क्या है? ये उबालना, ठीक है, ये घरेलू स्तर पे किया जाता है। ठीक, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम 67 पे चलते हैं कि एक गर्भवती माता के लिए कितने लौह की आवश्यकता होती है? ठीक, अगर ऑप्शन देखें 30 मिलीग्राम, 32 मिलीग्राम, 38 मिलीग्राम या 40 मिलीग्राम। तो देखिए एक गर्भवती माता को जो होता है ना 40 मिलीग्राम जो होता है लौह की आवश्यकता होती है RDA 2020 के अनुसार, और इसमें संशोधन भी किया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अगर ऑप्शन में 38 मिलीग्राम दिया है तो हम 40 मिलीग्राम इसको लेकर चलेंगे। ओके, चलिए 68 पे चलते हैं कि पॉलीसेकेराइड से निम्न शर्करा आती है, स्टार्च, पैक्टिन, ग्लाइकोजन या उपरोक्त सभी। देखिए जब CHO की बात करें तो CHO को 3 रूपों में बांटा गया है, मोनो, डाई और पॉली। तो जो ये स्टार्च, पैक्टिन और ग्लाइकोजन ये क्या है? ये पॉलीसेकेराइड का रूप है। तो ऑप्शन हमारा डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं कि प्रोटीन मुख्यतः इनमें से किस रूप में अवशोषित किए जाते हैं? प्रोटीन तो डाइपेप्टाइड में या ट्राइपेप्टाइड में या एमिनो एसिड में या पॉलीपेप्टाइड में। तो प्रोटीन क्या है? एक प्रकार का क्या है? एमिनो एसिड है, और एमिनो एसिड है, और प्रोटीन एमिनो एसिड क्या है? प्रोटीन का सबसे सरलतम रूप है। तो ये किस रूप में होगा? तो ये एमिनो एसिड के रूप में। ओके, चलिए 70 पे चलते हैं। तो क्या है कि भारतीय सार्वभौम प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अनुसार एक नवजात शिशु को दिया जाने वाला पहला टीका इनमें से किसके सुरक्षा के लिए है? जो बच्चा जन्म लेता है उसके बाद उसे कौन सा ऐसा टीका दिया जाता है जो उससे सुरक्षा करता है? कौन सा टीका पहले दिया जाता है? तो अगर बात करें ऑप्शन की तो BCG, DPT, DTP या पोलियो या खसरा। तो देखिए जब बच्चा जन्म लेता है ना उसको 24 घंटे बाद उसे जो पहला टीका दिया जाता है वो क्या दिया जाता है? वो दिया जाता है BCG का टीका। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं कि बच्चों के व्यवहार के अध्ययन की कौन सी विधि श्रेष्ठ है? अगर ऑप्शन देखें अवलोकन, प्रयोगात्मक, मनोविश्लेषणात्मक या साक्षात्कार। तो जो बच्चा होता है ना बच्चों के व्यवहार का सबसे अगर अच्छी विधि की बात किया जाए अवलोकन की तो क्या अध्ययन की तो क्या होगा? वो होगा अवलोकन। अवलोकन बच्चे के क्या होता है? इसमें बच्चे के हर एक्टिविटीज का, बच्चे को प्रत्यक्ष रखकर उसके हर एक्टिविटीज का अध्ययन किया जाता है। ठीक, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे कि वाटसन के अनुसार शिशुओं में प्रमुख रूप से पाए जाने वाले संवेग हैं। ठीक, वाटसन ने बताया है कि बच्चा जो होता है ना जब जन्म लेता है तो उसमें बहुत कुछ संवेग पाए जाते हैं। ठीक, तो उन्होंने क्या कहा है कि वाटसन ने बताया कि शिशुओं में प्रमुख रूप से कुछ संवेग पाए जाते हैं जो क्या है? क्रोध होता है, भय होता है और प्रेम होता है। बच्चे में क्या होते हैं? ये सभी संवेग पाए जाते हैं। तो आंसर आप इसका क्या देंगे? ऑप्शन डी। चलिए 73 पे चलते हैं कि बृहत स्तर पर प्रयुक्त जीवंत जीवाणु टीका, जीवंत जीवाणु टीका की बात कर रहा है। ठीक, कौन सी है? OPV, PPV, HRB या BCG। तो जीवंत जीवाणु की बात, टीके की बात करें ना तो ये ऑप्शन डी आंसर सही होगा। क्या होगा? BCG। ओके, आप क्या आंसर देंगे? BCG, जो कि एक जीवंत जीवाणु टीका है। ओके, BCG क्या है? एक जीवंत जीवाणु टीका है। ओके, टीका है ये। ठीक, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 74 पे कि वीनिंग शुरू होनी चाहिए 0 से 4 माह पे, 4 से 6 माह पे, 6 से 8 माह पे या 8 से 10 माह पे। तो वीनिंग क्या है? जब बच्चा को माँ के दूध के अतिरिक्त अन्य पदार्थ दिया जाए, खाद्य वस्तु दिया जाए तो वो वीनिंग कहलाता है। तो बच्चे को माँ के दूध के अतिरिक्त जो होता है ना जैसे कि दाल का पानी हुआ, गाय का दूध हुआ, ठीक, ये सब बच्चों को स्टार्ट कब से करना चाहिए? ऐसे तो बच्चों को ये 6 माह के बाद स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि माँ के जो कि कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है
या तो माँ का दूध नहीं आता है, या फिर बच्चे जो है कि माँ कहीं जॉब कर रही होती है, या माँ बीमार हो जाती है। तो बहुत सारे कारणों की वजह से जो है कि बच्चों को दूध नहीं मिल पाता है। तो माँ का दूध ना मिल पाने की वजह से बच्चों को 4 माह की स्थिति में भी वो चीज़ें दिया जा सकता है। लेकिन अगर बात करें शुरुआत कब से किया जाना चाहिए, तो 6 माह से। तो हमारा आंसर में क्या है, 4 और 6 माह पे दिया है, तो आंसर आप क्या देंगे, ऑप्शन बी। ठीक, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं कि स्तनपान संक्रमण रोगों की घटनाएं और समूह कम कर देता है, जिससे शिशु का विचलन और मृत्यु दोनों में कमी आती है। सही बात है। ठीक, अगर आप इसके ऑप्शन देखें, सत्य, असत्य, असंबंधित या असंगत, तो ये बात तो सही है। अगर बच्चा को माँ का दूध 6 महीने तक अगर पिलाया जाता है तो बच्चे क्या होते हैं, वो बच्चा स्वस्थ होता है, हेल्दी होता है। ठीक, तो वो क्या होता है, उसको संक्रमण, उसको रोग जो होता है कि रोग जो होते हैं ना, उसे कम लगते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ये सत्य है। आप आंसर क्या देंगे, ऑप्शन ए। चलिए, प्रसव के बाद 2-3 दिन तक जो पीला गाढ़ा तरल स्तन से स्रावित होता है वो क्या है, बताइए, उसे क्या बोलेंगे आप, दूध, स्टेरॉइड, कोलेस्ट्रॉम या खीस? उसे बोलते हैं कोलेस्ट्रॉम। क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉम या खीस? आंसर आप क्या देंगे, ऑप्शन डी। ओके, चलिए आइए अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 77 पे। 77 पे क्या है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, गर्भावस्था में लव की कमी से डैश होता है। अगर ऑप्शन देखें, गर्भपात, मृत शिशु, मानसिक मंदन, क्या होगा, गर्भावस्था में अगर गर्भवती महिला में क्या होता है, अगर लव की कमी हो जाती है तो उसमें क्या देखने को मिलता है, उसमें गर्भपात देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, उसमें गर्भपात देखने को मिलता है। तो आप आंसर क्या देंगे, ऑप्शन ए। ओके, अब चलते हैं 78 पे। क्या, क्वेश्चन नंबर 78 पे, तो 78 पे क्या है कि मासिक चक्र का समय डैश कहलाता है। ठीक, यौवन, रजोनिवृत्ति, रजोदर्शन या मासिक स्राव, क्या कहलाता है, बताइए 78 का क्या कहलाता है, ऑप्शन बताइए। तो जो ये मासिक चक्र का समय जो होता है ना, ये क्या कहलाता है, ये रजोदर्शन कहलाता है। ओके, तो आंसर क्या होगा, आप इसका आंसर क्या देंगे, ऑप्शन सी। 79 पे चले कि शिशु के जन्म के पश्चात माँ के स्तनों से सर्वप्रथम जो पदार्थ निकलता है वो कहलाता है, क्या कहलाता है, सेक्ट्रम, कोलेस्ट्रॉम, मेकोनियम या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जो कोलेस्ट्रॉम होता है ना, ये माँ का जो पीला गाढ़ा दूध निकलता है उसे कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। आंसर आप क्या देंगे, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 80 पे चलते हैं कि भोजन को विषाक्त बनाने वाले अतिरिक्त कारक क्या होते हैं, परजीवी होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं, या फिर जहरीले पेड़ पौधे या जानवर होते हैं, या उपरोक्त सभी होते हैं? तो देखिए जो भोजन होता है ना, उसको विषाक्त बनाने वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। क्या होते हैं, परजीवी। क्वेश्चन नंबर हम 81 पे चलते हैं कि खाली कैलोरी से तात्पर्य है, खाली कैलोरी से तात्पर्य है 0 कैलोरी, सिर्फ कैलोरी, न्यूनतम कैलोरी और उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर आप क्या देंगे कि 0 कैलोरी, खाली कैलोरी यानी 0 कैलोरी हमारे लिए आवश्यक होता है, लेकिन उसे हमें कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के लिए जल की बात करें तो जल क्या होता है, हमारे शरीर के लिए सबसे आवश्यक तत्व है, लेकिन इसे हमें कैलोरी मिलती है नहीं, इसे हमें 0 कैलोरी मिलती है। आंसर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 82 पे चलते हैं कि प्री मध्यम गतिविधियों के लिए प्रति मिनट कैलोरी का उपभोग होता है 1.4 से 2.0 कैलोरी, 1.5 से 2.5 कैलोरी, 2.0 से 3.5 कैलोरी या 3.0 से 4.5 कैलोरी? बताइए इसका 82 का आंसर आप क्या देंगे? तो जब 82 के आंसर की बात करेंगे तो 82 का आंसर आप क्या देंगे, बताइए 82 का आंसर आप क्या देंगे? तो 82 का आंसर आप देंगे ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं कि ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में शामिल होते हैं उसे क्या कहा जाता है? वसा युक्त आहार, संतुलित आहार या फिर गरिष्ठ आहार या प्रोटीन युक्त आहार? तो देखिए जब हमारे लिए क्या है कि हमारे शरीर के लिए
जिस भी भोज्य पदार्थ में हमारे शरीर के लिए आवश्यक पौष्टिक तत्व मौजूद हो, जैसे शरीर निर्माणात्मक, शरीर सुरक्षात्मक, ठीक, ये सभी पौष्टिक तत्व जिस भोजन में पर्याप्त मात्रा में रहेगा वही हमारे लिए क्या कहलाएगा, वही हमारे लिए संतुलित आहार कहलाएगा। ठीक, और इसका आंसर आप क्या देंगे, तो ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं कि पोषणिक स्थिति का वर्गीकरण किया जाता है इस रूप में: अच्छी और बुरी, कुपोषित और अतिपोषित, अपर्याप्त और पर्याप्त, या अनुकूलतम और अल्पतम। क्या देंगे 84 का आंसर आप? तो 84 के आंसर की बात करें तो आप 84 में क्या आंसर देंगे, तो 84 में आप आंसर देंगे कि ये जो 84 में जो है अनुकूलतम और अल्पतम है ना, ये अनुकूलतम और अल्पतम, यही पोषण स्थिति का वर्गीकरण किया जाता है इसी रूप में। ओके, क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर क्या देंगे आप? अनुकूलतम और अपलतम। ठीक, यह आपका आंसर होगा। 85 की बात करें कि वसा के पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को कहते हैं, जो वसा का पाचन क्रिया करता है ना, उस एंजाइम को आप क्या कहते हैं? अगर ऑप्शन देखें तो एमियालिटिक एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, लाइपोलिटिक एंजाइम, या एमाइलेज। तो जो वसा का पाचन करता है ना, उस एंजाइम को कहा जाता है लाइपोलेटिक एंजाइम। क्या कहा जाता है? लाइपोलेटिक एंजाइम। इसका आंसर आप क्या देंगे? ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं कि विटामिन जो लोहे के अवशोषण में सहायता करता है, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन ई। देखिए हमने इससे पहले भी एक क्वेश्चन में इसके बारे में आप चर्चा किया था, और आशा है कि आप लोग इसका आंसर पक्का दे पाएंगे। और क्या है इसका आंसर बताइए, आप लोग क्या देंगे? इसका आंसर आप लोग क्या देंगे? विटामिन सी। क्या देंगे? विटामिन सी, जो लोहे के अवशोषण में सहायक होता है, जिसे स्कर्वी विटामिन कहा जाता है। ठीक, स्कर्वी रोधी विटामिन। ओके, 87 पे चलते हैं। 87 पे क्या है? तो 87 पे जब बात करें तो 87 पे क्या है बताइए? 87 का क्वेश्चन अगर हम देखें तो कि सामाजिक नियंत्रण की एक एजेंसियों में कौन सा शामिल है? ठीक, सामाजिक नियंत्रण की एजेंसियों में कौन सा एक शामिल है? 87 का क्वेश्चन बताइए। तो सामाजिक नियंत्रण की जब बात करें ना, तो देखिए अगर ऑप्शन देखिए परिवार, शिक्षण संस्था या राज्य, तो सामाजिक नियंत्रण में जो होता है ये परिवार, शिक्षण संस्था और राज्य, ये तीनों ही शामिल है। और ये क्या है? ये तीनों क्या है कि ये तीनों ही मिलकर सामाजिक नियंत्रण करते हैं। ठीक, आंसर आप क्या देंगे? ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 पे चलते हैं कि वह समाजशास्त्री जिसने चुनौती एवं प्रत्युत्तर के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, बताइए इसका आंसर आप क्या देंगे? मैक्स वेबर, जी सीमेल, अर्नाल्ड टाइनबी, या हर्बर्ट स्पेंसर। बताइए 88 का आंसर आप क्या देंगे? तो 88 का आंसर आप क्या देंगे बताइए? तो इसका आंसर आप देंगे ऑप्शन सी। क्या? अर्नाल्ड टाइनबी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 89 पे आते हैं कि निम्न में से कौन सामाजिक डार्विनवाद का प्रतिपादक है? ऑप्शन देखें हर्बर्ट स्पेंसर, J.F. मैकलेलन, या S.J.G. फ्लेजर, या ऑगस्ट कॉम्ट। क्या देंगे? 89 का आंसर आप क्या देंगे बताइए? इसका आंसर आप लोग बोलिए, क्या देंगे 89 का बताइए? तो इसका आंसर आप लोग क्या देंगे? इसका आंसर देंगे ऑप्शन ए, जो कि हर्बर्ट स्पेंसर है। ओके, चलिए अब 90 पे चलते हैं। और घरेलू हिंसा में कौन शामिल है? 90 का क्वेश्चन क्या है देखिए अगर, तो घरेलू हिंसा में कौन शामिल है? शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक और भावात्मक दुरुपयोग, या उपयुक्त सभी। देखिए एक घरेलू हिंसा किसे कहा जाता है? कोई व्यक्ति अगर घर में किसी व्यक्ति का शारीरिक दुरुपयोग कर रहा है, ठीक, अगर किसी व्यक्ति का लैंगिक दुरुपयोग कर रहा है, और मौखिक रूप से किसी को गाली गलौज कर रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे? ये एक प्रकार के घरेलू हिंसा के अंतर्गत ही आएंगे। तो ये उपयुक्त सभी क्या हो जाएंगे? आपका आंसर हो जाएंगे। ठीक, डी। 91 पे चलते हैं कि कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन पुस्तक के लेखक कौन है? कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, ठीक, इसके लेखक कौन है? एनके बोस, हाँ कहाँ गया?
हाँ, एन.के. बोस, पी.एच. प्रभु या एम.एन. श्रीनिवास या जी.एस. धुर्वे। 91 का क्या आंसर आप देंगे बताइए। तो जो ये कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन जो है ना, ये किन्होंने दिया है, इसका जी.एस. धुर्वे ने किया है। क्या? जी.एस. धुर्वे ने। ओके, चलते हैं 92 पे, क्वेश्चन नंबर 92 पे कि गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय वाक्य था। तो गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता जो है किस पंचवर्षीय योजना में बात की गई थी। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना, 4थी पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना या 7वीं पंचवर्षीय योजना। इसका आंसर आप क्या देंगे? इसका आंसर देंगे आप 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही ये बात कही गई थी कि क्या, कि गरीबी उन्मूलन किया जाएगा और क्या है कि व्यक्ति में आत्मनिर्भरता की भावना को विकास किया जाएगा। ठीक, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 93 पे कि माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्न में से कौन है। जो माल्थस महोदय है ना, इन्होंने जनसंख्या नियंत्रण का जो सबसे उचित बात जो उपाय जो बताया है वो क्या है। अगर ऑप्शन देखिए, युद्ध, विपत्ति, जम नियंत्रण या अनैतिक व्यवहार। तो जो माल्थस महोदय है ना, इन्होंने कहा है कि अगर आप जन पे नियंत्रण करते हैं तो जनसंख्या जो होता है नियंत्रण अपने आप हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर आप क्या देंगे? ऑप्शन सी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं कि माल्थस का सिद्धांत किससे संबंधित है। इसका आंसर आप लोग एकदम इजीली बता सकते हैं क्योंकि अभी हम लोगों ने इस पर चर्चा किया है। ओके, तो इसका आंसर आप क्या देंगे? हम इसके सारे आंसर ऑप्शनों को ना देखकर सिर्फ आंसर पर चले तो क्या हो जाएगा? जनसंख्या से। माल्थस ने दिया है जनसंख्या का। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 95 पे कि परामर्श प्रक्रिया एक प्रकार का क्या है? साक्षात्कार है, आत्मनिरीक्षण की विकास है, समस्या सुलझाने की एक विधि है या कोई नहीं। बताइए 95 का आंसर आप क्या देंगे? अगर 95 के आंसर की बात करें, क्या देंगे आप? परामर्श क्या है? एक प्रकार का साक्षात्कार है या आत्मनिरीक्षण की विकास है या समस्या सुलझाने की एक विधि है या कोई नहीं। तो देखिए परामर्श क्या है? एक प्रकार का क्या है? आत्मनिरीक्षण का विकास है। ठीक, कोई व्यक्ति अगर किसी मुसीबत में है तो अगर वो जिसे अपना ठीक दोस्त या अपना आदर्श मानता है उसे अपनी प्रॉब्लम बताता है और वो प्रॉब्लम बताता है तो सामने वाला व्यक्ति उसको क्या करता है? उसको राह दिखाता है कि आप ऐसे करो, ऐसे करो। ठीक, तो ये एक प्रकार का आत्मनिरीक्षण का विकास है। आंसर क्या आप देंगे? बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 पे चलते हैं कि परामर्श की आवश्यकता पड़ती है, किसको पड़ती है? हीन भावना, पीने की आदतें, नशीली दवाओं की लत या उपयुक्त सभी। तो देखिए हीन भावना, अगर किसी व्यक्ति में हीन भावना आए, वो व्यक्ति अच्छा खासा है लेकिन उसके अंदर ये भावना है कि मैं गलत हूँ, मैं खराब हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं, तो उसमें क्या होगा? उसमें हीन भावना है। तो ये क्या होता है? उस परिस्थिति में भी उस व्यक्ति को क्या होती है? परामर्श की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार अगर पीने की आदत है तो कोई व्यक्ति पी रहा है तो उसे भी परामर्श के द्वारा क्या किया जा सकता है? उसको कंट्रोल किया जा सकता है। वहीं पे नशीली दवाओं की लत, कोई व्यक्ति को नशीली दवाओं की लत लग गई है और उस लत से वो छुटकारा पाना चाहता है। ठीक, तो उस वक्त भी उसको क्या किया जा सकता है? परामर्श के द्वारा उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक, तो ये उपयुक्त सभी क्या हो जाएंगे? इसके आंसर हो जाएंगे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, रोम में, पेरिस में या जेनेवा में। तो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है ना, इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। कहाँ है? जेनेवा में स्थित है। चलिए 98 पे चलते हैं कि यूनिसेफ का वित्त पोषण किसके द्वारा किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, विभिन्न सरकारों द्वारा या निजी दवाओं द्वारा या बी और सी दोनों। बताइए 98 का आंसर आप क्या देंगे? तो जब 98 के आंसर की बात करेंगे तो 98 का आंसर आप क्या देंगे? ये जो बी और सी दोनों, विभिन्न सरकारों द्वारा और निजी दाताओं के द्वारा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम 99 पे चलते हैं कि मानव विकास सूचकांक जारी करता है यूएनडीपी, यूएनईपी, यूएनओ या आईएमई। तो ये जो होता है ना मानव विकास सूचकांक जो होता है, ये कौन जारी करता है? तो जो ये यूएनडीपी है ना, यही क्या करता है? मानव विकास सूचकांक को जारी करता है। चलिए आइए हम क्वेश्चन नंबर 100 पे चलते हैं और हमारी आखिरी क्वेश्चन नंबर है, ये क्वेश्चन है तो इस पे चलते हैं। और क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दावोस, टोक्यो, जेनेवा या न्यूयॉर्क। तो अंतर्राष्ट्रीय जो ये रेड क्रॉस समिति है, इसकी
जो कि मुख्यालय है वो कहाँ है, तो जनेवा में है। कहाँ है, जनेवा में है। ठीक, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आप क्या आंसर देंगे, ऑप्शन सी। और हमारा इस प्रकार से जो है कि ये 100 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट 6 भी खत्म हुआ। ठीक, संपन्न हुआ। और अब हम प्रैक्टिस सेट जो है ये 7 लेकर आएंगे नेक्स्ट डे। आज के लिए इतना ही। और आप लोग इसमें कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा आप लोग को क्वेश्चन कितने सही हुए। ठीक, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।